वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज आपसे चर्चा जो मैं करूंगा वो सबसे पहली बात है। अपनी चर्चा का जो सब्जेक्ट है वो क्या है ये हम जानते हैं। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टैली और एक्सेल को भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो वही चीज मैं कर रहा हूं आपके साथ। आज मैं लॉकडाउन में टाइम है हमारे पास, तो हमने सोचा कि आपके साथ टैली पे चर्चा करें। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये याद रखिएगा, टैली के साथ साथ मैं आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। सीखना है तो आप इस पे बने रहिए ताकि आप हर चीज सीख सकते हो। खाली टैली चलाने से आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं सही तरीके से चला सकते, क्योंकि टैली एक सॉफ्टवेयर है। आप इसे सीख तो लोगे बट उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये एंट्री जाती कहाँ है। खाली टैली सीखने से आप मतलब एक अकाउंटेंट नहीं कहे जा सकते, एक कैशियर वगैरह के रूप में आप 10-12 हजार की नौकरी पा पाओगे। तो बेटर है थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरी वीडियो देखिएगा। और मैं टाइम की हमें भी कमी है, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ 4 से 5 लेक्चर में 4-5 डोज में इसको मैं खत्म कर दूं। पहला डोज ये आपको मैं दे रहा हूँ और कोशिश करूंगा थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये उन सब लोगों के लिए यूजफुल है जो स्टूडेंट हैं, जो अकाउंटेंट हैं, या कोई अपनी कंपनी छोटा बिजनेस चलाते हैं, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंटेंट नहीं रखे हैं, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। तो सबसे पहले हम आते हैं आपको टैली पे लेके। टैली में आपके सामने इस तरह का स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पे देखिए एक है सिलेक्ट कंपनी। कंपनी इंफॉर्मेशन जब आता खुलता है, ओपन होता है, तो आपको कहता है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी क्या है? सिलेक्ट कंपनी यानी कि आप 4-5 कंपनी टैली पे, एक ही टैली पे आपका 5 बिजनेस है, तो आप 4-5 कंपनी ओपन कर रखे हैं, खोल रखे हैं, तो चारों पांचों का बुक्स राइट आप यहाँ करते हैं, तो उस केस में सिलेक्ट करिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सबसे पहले जब भी आप टैली चलाएंगे, आप अपनी बिजनेस खोले हैं, चाहे दुकान है, फैक्ट्री है, प्रोफेशन है, जो भी है, उसका कुछ नाम होगा आपके बिजनेस का, आपकी कंपनी का। तो पहले क्रिएट कंपनी करेंगे, टैली में क्रिएट करेंगे कंपनी का, एंट्री शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह का विंडो आपके सामने आएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। मैं यहाँ पे चलिए अपने नाम से कर दिया राम प्रकाश गौतम, मैंने डाल दिया, ये हमारी कंपनी का नाम है। मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम आपका रहा, एड्रेस मैंने लिख दिया नोएडा। ठीक है जी। कंट्री इंडिया है, स्टेट नोएडा किस स्टेट में आता है? उत्तर प्रदेश। ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कंपनी का नाम दे दिए और उसके बाद आगे की चीजें देते नहीं है, जिससे क्या होता है कि डेटा सही नहीं होता है। जब आप प्रिंट करते हो लेजर का, तो उसमें सारी चीजें सही तरीके से आपका नहीं आता है। पिन कोड मैंने 201301 दे दिया। फोन नंबर है तो दे दीजिए। मोबाइल नंबर मैंने 8448610923 अपना दे दिया। फैक्स नंबर, ईमेल है मैंने दे दिया ram83 prakash@gmail.com मैंने दे दिया। वेबसाइट है तो वो आप दे दो। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020 से होगा। बुक बिगिनिंग कब से होगा? 1 अप्रैल 2020 से। फाइनेंशियल ईयर यहां हम समझ लेते हैं, जो एकदम मैं छोटी छोटी चीजों को बताऊंगा जो बिगिनर्स हैं उनको भी फायदा हो। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, किसी भी साल का 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च का, अगले साल का 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर 2 कैलेंडर ईयर का हो जाता है। 2 कैलेंडर ईयर को जोड़ के फाइनेंशियल ईयर बनता है, जिसमें 9 मंथ्स फर्स्ट ईयर और 3 मंथ सेकेंड कैलेंडर ईयर में लिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। टैली वैल्यूड पासवर्ड कुछ आपको देना है तो आप पासवर्ड दे दीजिए, ताकि जब आप टैली खोलेंगे तो आपका पासवर्ड मांगेगा और उस पासवर्ड से आप यहाँ कर सकते हैं। रिपीट पासवर्ड जब आप यहाँ पे दे दोगे इस जगह पे, यहाँ पे, तो रिपीट पासवर्ड करता है, जैसे कि आप अकाउंट वगैरह में करते हो। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल मैं नो कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको, मुझे जरूरत नहीं है इसमें, बट आप सिक्योरिटी कंट्रोल दे सकते हो। यहाँ पे जब आप यस करोगे तो आप देख लेते हैं क्या होता है। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो मेन एडमिन है उसका पासवर्ड,
और रिपीट पासवर्ड आप कर दोगे, यहाँ मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद ऑडिट फीचर्स, डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, ये सारे चीज आपको देने पड़ेंगे, तब जाके ये खुलेगा। मैं यहाँ नो कर देता हूं क्योंकि मुझे उतना चीज देने की सिखाने में जरूरत नहीं है। करेंसी आपका इंडियन है, और इसके बाद फॉर्मल नेम INR में आएगा। आप चाहिए तो रुपीज लिख दीजिए, आपकी जो मर्जी है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट देना है दीजिए, नहीं देना है। इन सारे चीजों के बाद एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल होना चाहिए। अगर यस कर देंगे तो सिंबल रुपीज का जो ये सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे ये, और जब जैसे लिखाएगा रुपीज 5000 तो इसके बाद थोड़ा सा स्पेस रहेगा, फिर 5000। सो अमाउंट इन मिलियंस नो। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जैसे 5000 5000 रुपया 50 पैसा हुआ, तो यहाँ पे कितने पॉइंट तक आप दे सकते हो? 5000.699 भी कई बार आ जाता है, 5000.50 तक आ जाएगा, कई बार आता है 5000.4999 करके। तो जितना डेसिमल पॉइंट देना है दशमलव के बाद वो दे सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसे में आ जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स 2 वर्ड तक आएगा। अब आप इसको जब ऐसे ऐसे इंटर करते चले जाओगे, मैं इंटर दबा रहा हूं अभी, तो आपको पूछता है एक्सेप्ट, क्या आपका डेटा सही है? अगर आपको एक बार सेव करने से पहले देख लीजिए, अगर आपको कुछ इसमें चेंज करना है तो नो कर दीजिएगा। इसमें आप देखेंगे तो मैं कैमरा हटा के दिखा देता हूं, यहाँ एक्सेप्ट में यहाँ नो भी आ गया और यस भी आ गया है। अगर हम नो कर दिए तो फिर एडिट का आ जाएगा ऑप्शन, हमने किया यस तो हमने इंटर दबाएंगे तो इसका मतलब यस हो जाता है। इंटर दबाते ही ये यस होता है और ये आपकी एक कंपनी खुल जाएगी। इस कंपनी को खुलने के बाद आप अब क्या करोगे, ये देखो अकाउंट्स खुल गया हमारा राम प्रकाश गौतम के नाम से। अब आपके सामने स्क्रीन पे आएगा गेटवे ऑफ टैली, यहीं से मेन काम शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, यहां से काम शुरू होता है। इसमें अकाउंट इन्फो में जाइएगा, ग्रुप है, लेजर है, क्या क्या ग्रुप है, इसको क्रिएट, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा अभी। सबसे पहले हम एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं ग्रुप को। ये देखिए, ये सारे ग्रुप आपके इसमें ऑटोमेटिक खुले हुए मिलेंगे, मेन ग्रुप जितने हैं, ठीक है। फिर भी कुछ खोलना है तो आप खोल सकते हैं, ठीक है। लेजर्स आपके पास देखिए क्या क्या खुला हुआ है, इसमें अभी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुला है, तो लेजर आपको खोलना पड़ेगा। ये मैं सिखाऊंगा कि लेजर कैसे खुलता है आपको। उसके बाद वाउचर टाइप्स क्या है, वाउचर टाइप्स आ जाइए डिस्प्ले में। यहाँ पे आपको देखिए कॉन्ट्रा एंट्री, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, ये सारे आपको दिए हुए हैं। इसमें से अगर कुछ आपको अलग से बनाना है तो आप यहाँ बना भी सकते हो। अल्टर करना है, ठीक करना है, तो क्वाइट का मतलब बाहर होता है, एस्केप से बाहर होते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन आता है, इन्वेंट्री के बारे में बताया जाता है। अकाउंट इन्फो में आप फाइनेंशियल चीज जो होता है अकाउंटिंग वो होता है, उसकी सारी एंट्रीज होती है, और इन्वेंट्री में जो आपका स्टॉक होता है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड, अभी बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा क्योंकि नई है, यहाँ सारा आप जीरो देख रहे हैं। उसके बाद P&L है, P&L भी जीरो होगा, आपको कुछ नहीं आएगा। स्टॉक समरी कुछ नहीं आएगा। रेशियो एनालिसिस हमने कोई एंट्री ही नहीं किया तो सब जगह 0% है। डिस्प्ले में आते हैं, डिस्प्ले में आपका आता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस अभी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा क्योंकि हमारी कोई एंट्री नहीं है। डे बुक, जब आपको कोई कहता है डे बुक निकालने के लिए, देखिए जैसे जैसे मैं गया हूं आप इस चीज को नोट करते जाइए। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस ने कहा कि बेटा आज का डे बुक निकाल, देखिए आज कितनी एंट्रियां हुई है, कितना सेल की एंट्री डली, कितनी परचेज की एंट्री डली, कितना पेमेंट का, कितना रिसीट का, वो सारी चीजें आपको इसमें आएंगे। डे बुक का एक बार फॉर्मेट आप देख लीजिए, इस तरह से डे बुक होता है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब आते हैं हम अकाउंट्स बुक्स पे, इसमें कैश का, लेजर का, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर आपको निकालने कहा जाएगा कि सेल का दिखाओ। सेल के रजिस्टर में आज का जो सेल रजिस्टर है डेट आप ले लीजिएगा। हमारे पास अगर देखिए तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अप्रैल में हमने कितना सेल किया, कुछ नहीं अभी किया है।
मई में कितना किया, 0 किया, क्योंकि हमने अभी एंट्री नहीं की। जब हम एंट्री करेंगे तो ये सारे चीज आपको यहाँ सेम परचेज का, सेम जर्नल का, सेल परचेज और जर्नल, ये एक कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ। सेल रजिस्टर में सेल वाउचर, जो माल आप बेचते हो, जो सेल वाउचर की तरह एंट्री होती है वो सेल रजिस्टर में जाएगा। जो माल आप परचेज करते हो वो परचेज रजिस्टर में जाएगा। और जर्नल एंट्री में जो जनरल जेवी इसको बोलते हैं, जनरल वाउचर, इसमें जनरल जो खर्चे जैसे कि सैलरी और सैलरी पेबल, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट, ये होते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, जहां पे लायबिलिटी खड़ी की जाती है, खर्चे खड़े किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको जर्नल में आते हैं। तो इन सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे आपसे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का, इसमें कितना आउटस्टैंडिंग है आपका। आउटस्टैंडिंग मतलब डेटर्स के पास, दो वर्ड यहां पर और समझिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या है। आउटस्टैंडिंग किस पे होगा, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पे होता है, रिसीवेबल और पेबल। आउटस्टैंडिंग मतलब मेरा पैसा दूसरे पर भी है जिससे मुझे लेना है, और दूसरे का पैसा मेरे पे भी है जिसे मुझे देना है। तो देना जिसको होता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। जिस बंदे को मुझे पैसा देना है वो क्रेडिटर हुआ, जिस बंदे से मुझे पैसा लेना है वो रिसीवेबल हुआ। ठीक है, तो ये चार, अब हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं आएगा कि 1 अप्रैल को ड्यू कब हुआ, कितना ओवर ड्यू पेमेंट हुआ, पेंडिंग अमाउंट कितना है, यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा। आप अगर सब देखे तो यहाँ डेट, रेफरेंस नंबर मतलब बिल नंबर, यहाँ पार्टी का नाम, मान लीजिए श्याम को मैंने माल बेचा तो यहाँ श्याम का आ जाएगा। मान लीजिए 5 लाख का मैंने मटेरियल सेल किया है तो पेंडिंग अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ड्यू कब हो रहा है, क्रेडिट पीरियड, उधार हमने कितने दिन के लिए उसे दिया है, वो यहाँ पे पेंडिंग ड्यू ऑन आ जाएगा। कि अगर हमने 1 महीने को दिया, 1 अप्रैल को हमने अगर माल सेल किया है तो ड्यू ऑन हो जाएगा 1 मई को। तो अब क्या 1 मई को पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया कि नहीं आया, ये तो आप बिल वाइज एंट्री करते हैं तब पता चलता है। अब ओवर ड्यू कितने दिन का हुआ वो डाटा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह पेबल का आएगा। लेजर आप देख लेंगे, यहाँ पे स्कूटनी कर लेंगे, हमारे पास अभी कोई लेजर है नहीं इसमें, इसलिए आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आप ग्रुप में आ जाएंगे तो यहाँ से ग्रुप का, लेजर का जो ग्रुप होता है, सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेटर्स, अभी 2 ग्रुप है, बाकी हम अभी जनरेट करेंगे। अब अकाउंटिंग से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं। सबसे पहले अकाउंटिंग करने के पहले आपको एक सिंपल गोल्डन रूल होता है। जब आप 10th पास करके 10+2 इंटरमीडिएट कुछ जगह कहते हैं, 10+1 11th 12th, तो 11th में जब आप कॉमर्स लेके पढ़ते हैं तो एक अकाउंट्स की बुक मिलती है, उसका पहला चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है गोल्डन रूल। अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है, आज मैं आपको अभी दोबारा बता रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि आप नहीं जानते हैं, इसलिए मैं शुरू से बिगिनर लोगों के लिए सिखा रहा हूं कि हर आदमी जानिए और इस कॉन्सेप्ट को अपने पास लीजिए और सीखिए। लॉकडाउन का समय है, घर में बर्बाद समय मत करिए, उसका यूज करिए। और जो हमारी तरह के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अगर टाइम बचा है तो लोगों को जो आपको आता है वो लोगों को सिखाइए। ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कि मैं अगर आपको सिखा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देना चाहिए, जो है आपके पास लोगों को दीजिएगा तो ज्ञान एक ऐसा चीज है जो बढ़ेगा, पैसा थोड़े है। चलिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं गोल्डन रूल, ऊपर में जो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आप यहाँ देख रहे हैं 3 तरह का मैंने लिखा है कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैं कहता हूं नहीं। सबसे पहली बात समझिए, सब लोग आपको कहेंगे 3 तरह के, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट अलग तरीके से सिखाता हूं। एक्चुअल में जो अकाउंटिंग है वो 2 टाइप्स का है, पर्सनल और इम्पर्सनल। याद कर लीजिए, पर्सनल और इम्पर्सनल, IM, पर्सनल के आगे IM लगा दीजिए। अब पर्सनल तो पर्सनल रहा, लेकिन इम्पर्सनल हो गया 2 तरह का। इम्पर्सनल में आ गया रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये
तीन टाइप्स का अकाउंट्स हुआ, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसको याद करने के लिए आप कर लीजिए RAPANA, रापाना। रापाना आपको याद रखना है, सारी चीज भूल जाइए, रपाना याद रखिए। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, रपाना याद हो गया। अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका क्लियर। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपका गोल्डन रूल, आप याद रखिए, जब तक आपका गोल्डन रूल क्लियर नहीं है तब तक आप कभी भी एक सही अकाउंटेंट नहीं बन पाइएगा। कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं एंट्री कर पाइएगा टैली। टैली एक सॉफ्टवेयर है, कमांड आपको उस पर देना है कि ऐसे करो तब वो करेगा, ठीक है। अब रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट आपको समझना। सबसे पहले समझिए डेबिट और क्रेडिट क्या क्या होगा। अगर आपका एसेट में इंक्रीज हो रहा है, आपकी संपत्ति बढ़ रही है, तो वो डेबिट हुआ। अगर संपत्ति में कमी आ रही है तो वो क्रेडिट हो गया। अगर संपत्ति में वृद्धि है तो वो डेबिट है। लेकिन अगर दायित्व में वृद्धि हो गई, लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट होगा। फिर अगर एसेट में कमी हो रही है तो वो क्रेडिट होगा, और अगर एसेट में वृद्धि हो रही है तो डेबिट होगा। ये कंसेप्ट मैं आपको बता दिया हूं। और दायित्व, लाइबिलिटीज बढ़ा तो वो क्रेडिट, और दायित्व लाइबिलिटीज में कमी हुआ तो डेबिट। ये आपको ध्यान रखना है। अब डेबिट क्रेडिट रियल अकाउंट का ये गोल्डन फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको इस तरह से आप पढ़िएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होता है, और ऑल इनकम आ रहा है एंड प्रॉफिट, लाभ जो हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको रटने का मैं आपको बता देता हूं, शायद याद ही हो गया होगा। रियल अकाउंट आपको पता है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका जहां तक मुझे लगता है। फिर भी आपका अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप का एक एक आदमी का तो रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा, सारे क्वेरीज को जोड़ करके फिर मैं एक वीडियो बनाता हूं तो आपको टाइम लग जाएगा। अब रियल अकाउंट की एप्लीकेबिलिटी कहां होती है, कहां पे रियल अकाउंट को यूज किया जाता है, हम ये जानते हैं। जब भी रियल अकाउंट का एप्लीकेबिलिटी होती है तो वो किसी एसेट, बिजनेस का जो एसेट होता है वहां पे रियल अकाउंट यानी वास्तविक, समझिएगा, वास्तविक अकाउंट ये हुआ। जैसे कैश हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, प्लांट मशीनरी हुआ, फर्नीचर एंड फिक्सचर हुआ, इस सारी चीजों में आपको रियल अकाउंटिंग किया जाता है। पर्सनल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल अकाउंटिंग में आ जाता है पर्सन, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो। पर्सन, व्यक्ति के बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे इसमें कोई नाम आ जाएगा, कोई फर्म का नाम, कोई कंपनी का नाम, कोई बैंक का नाम, कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है किसी को देना है, या कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, उस सारी चीजें आपको पर्सनल अकाउंट में आती हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो होता है ये सभी तरह के खर्चे और इनकम, लॉस और प्रॉफिट पे अप्लीकेबल होता है नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी खर्चा है, वेजेज खर्चा है, परचेज खर्चा है, सेल आपका इनकम होगा, कमीशन आपने पाया इनकम होगा, इस या कमीशन आपने किसी को दिया तो ये आपका खर्चा हुआ। ये चीजें आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, ये एंट्रियां होती हैं। तो ये कंसेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया। अब मैं लेके चलता हूं आपको टैली पे। टैली पे जब आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले जाओगे अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर हमने खोला। अब बिजनेस करने के लिए ध्यान से आप लोग बताना, बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? कैपिटल की, पैसे की और कैपिटल की। तो जो कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी की,
वो एंट्री आपका सबसे पहला एंट्री जो होता है कैपिटल का होता है, पूंजी का होता है। और कैपिटल सपोज करिए कैश से या बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू जब आप फंड लाते हो तो याद रखना जो कैश अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब जब अकाउंटिंग वाउचर में कोई भी टैली में कुछ भी काम करोगे तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर होगा, एंट्री आपको करना है। अब एंट्री में आप देखिए यहाँ पे पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है। अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, कॉपी डायरी रखिएगा। शायद आपको जो मैंने ये बताया आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब आते हैं, अब यहाँ पे एक मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ। देखिए राइट साइड में वाउचर के सारे चीज यहाँ लिखे हुए, F4 करेंगे तो कॉन्ट्रा होगा, F6 करेंगे या तो यहाँ क्लिक करके इस वाउचर को आप बदल दो, देखो रिसीट हो गया, कलर चेंज। F8 करके सेल्स का ये हो गया। लेकिन याद रखना टैली में इसकी जरूरत नहीं है, इसकी ये चूहा जो है इसकी जरूरत नहीं है। जो बंदा टैली में इस चूहे का यूज करता है माउस का, समझना उसे टैली नहीं आता है। तो टैली नहीं आता है तो माउस को करो साइड। माउस में इसलिए ले रखा हूं कि मुझे पेज पर जाना पड़ता है, दूसरे दूसरे पेज पे वर्ड वगैरह पे, इसलिए वर्ड में टाइप करने। अब आपको यहाँ जितना भी करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर देखो, सबसे पहली रो जो होती है वहां पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 इस तरह से आपको सब लिखा हुआ है। ठीक है। अब आते, अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे खुद भी सीख सकते हो। यहाँ पे अगर एक लाइन है F1 के नीचे एक लाइन, तो एक लाइन का मतलब होता है ऑल्ट। देखते हैं ऑल्ट F1 जब करोगे तो देखो स्टॉक का, ठीक है। और जहां पे टू लाइंस होते हैं, अब मैं बाहर आता हूं, बाहर के लिए यहाँ एस्केप ESC, लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के कोने में रहता है ESC, उसको दबाओ। यहाँ पूछ रहा है क्या मैं बाहर हो जाऊं, ये देखो मैं इसको एक बार कैमरा हटा रहा हूं, यहाँ देखो ये पूछ रहा है क्वाइट, यस। हम यहाँ यस करने के लिए एक बार और एस्केप दबा दो या इंटर दबा दो, ठीक है, और ये आप एस्केप कर जाओगे। अब सवाल यहाँ ये भी आता है कि हम अकाउंटिंग वाउचर पे हैं, अकाउंटिंग वाउचर। अब दूसरा सवाल मैं बताऊंगा आपको, ऑल्ट F1 तो आपने सीख लिया। अब दूसरा देखो यहाँ 1 अप्रैल 2020 आ रहा है, ठीक है। या तो यहाँ पे 2/4/20 कर दो, ऑटोमेटिक ले लेगा। देखो 2 अप्रैल ले लिया, यहाँ हमने 3/4/20 कर दिया, 3 अप्रैल 20 ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 अप्रैल 20 कर दो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। 2 अप्रैल 2020, 3 अप्रैल 2020 करोगे वो नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत है हम देखते हैं। फिर से चलो 3 अप्रैल 20, 3 अप्रैल 20 क्यों नहीं लिया, 4 अप्रैल 2020 करके देखते हैं, नहीं ले रहा है। पाँच अप्रैल 2020 करके देखें, नहीं ले रहा है। ये मेरा एडुकेशनल मोड है इसलिए नहीं ले रहा है टैली में। अगर आप डालोगे तो आपका ले लेगा, उसमें कोई इशू नहीं, आप करके एक बार देख लेना, हो जाएगा आपका। अब सपोज करो तो ये यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ F2 दबाना, ऊपर से F2, देखो वाउचर डेट 2/4 आ गया। अब मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ 4 अप्रैल 2020 करके लेता है कि नहीं, नहीं ले रहा है। 3 अप्रैल 2020 करके देखो, क्यों नहीं ले रहा था,
एजुकेशनल मोड के कारण नहीं था। यहाँ पे आ गया डेट कैन नॉट बी बेलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो पहले आप एक तो एंट्री मारो इसमें, और पहला एंट्री 1 अप्रैल आपको मारना पड़ेगा, उसके बाद ही लेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो पहला शुरू हो रहा है उससे पहले डेट कैन नॉट बी बेलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट, यानी 1 अप्रैल 2020 से कम का नहीं होना चाहिए। बिगिनिंग होता है 1 अप्रैल से, तो मैं 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक दे सकता है। अब 1 अप्रैल में आप यहाँ पेमेंट देखे हो, तो F2 का भी मैं बता दिया, F3 कंपनी का, F4 पेमेंट की जो वाउचर की जो एंट्री होगी, इस जो विंडो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसमें जो एंट्री होगी वो होगी जैसे आप किसी आदमी से कुछ माल खरीदा था, उसको पेमेंट करोगे चाहे कैश में या बैंक से, तो उसकी एंट्री इस वाउचर पे आपको करना है। ठीक है, अब एक होता है F4, F4 दबाओगे, कॉन्ट्रा वाउचर आपके सामने खुल के आ गया। ठीक है, कॉन्ट्रा देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का एंट्री का मतलब होता है जब आप दो बैंक का ट्रांजैक्शन करोगे, जहां दो बैंक का, यानी मान लो दो बैंक, एक स्टेट बैंक है और एक मान लो सेंट्रल बैंक है। स्टेट बैंक से 10 लाख रुपया मैंने सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर किया, तो वो एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। बैंक से हमने कैश विथड्रॉ किया, वो एंट्री हम यहाँ करेंगे। बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, वो एंट्री हम यहाँ करेंगे। F4 हो गया। अब F5, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पेमेंट का है, F5 होता है रिसीट। अब जब कहीं से पैसा आया तो रिसीप्ट का F6 दबाओगे कि ये स्क्रीन आपके सामने आएगा। जब किसी से आपके पास पैसा आता है किसी डेटर से, तो उसकी एंट्री आप यहां करोगे। और F7 जे भी पास होता है, जर्नल का होता है। यहाँ पे F8 आपको सेल का होगा। यहाँ पे जो सेल वाउचर कर दोगे, किसी पार्टी को माल बेचोगे तो यहाँ आएगा। और F9 में परचेज का होगा, जब कोई माल आप खरीदोगे। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपका। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा बाहर, और मैं आपको अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट बताता हूं। तो किसी भी अकाउंटिंग के लिए आपको लेजर किस किस चीज की होना चाहिए। एक तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो आपको खोलना पड़ेगा। दूसरा आपके पास परचेज अकाउंट होना चाहिए, परचेजर का, पार्टी का, और किसी को आप माल बेचोगे तो सेल का। ये तीन चीज तो आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम चलते हैं अकाउंट इन्फो में। यहां हम लेजर, देखो लेजर कैसे खोला जाता है वो समझो। आप लेजर खोलेंगे, यहां हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मेरे नाम से कंपनी है। अब मैं आपको यहाँ पे लेजर खोल रहा हूं। सपोज पहला लेजर मैं खोलता हूं परचेज का, किसी से मैंने माल परचेज किया। परचेज के लिए मैं कोई कंपनी का नाम ले लेता हूं। मैं सपोज करिए कि ले लेता हूं स्वास्तिक। स्वास्तिक से मैंने माल परचेज किया, यहां दे देंगे। उसके बाद अंडर यहां पे आपका क्या है। अब यहां देखिए ये सारे ग्रुप होते हैं, जो राइट साइड में आप ये देख रहे हो, ये ग्रुप में आपका आ जाएगा मैं माल परचेज किया हूं। तो अभी मैं पीछे बताया था, जिससे मैं परचेज करूंगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। माल अगर आप किसी से परचेज करते हो तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यानी वो लाइबिलिटी है, उसे हमें पैसा देना पड़ेगा। तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में कर दो। मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल, यहाँ यस देना। बहुत सारे अकाउंटेंट यहाँ नो कर देते हैं, उन्हें लेजर खोलने नहीं आता है। सीख लो लेजर खोलना है आप ध्यान से। लेजर खोलने नहीं आता है, बिल वाइज पेमेंट नहीं करते हैं, बिल वाइज एंट्री नहीं करते हैं। फिर उससे क्या हो जाता है उनका कि जब वो लेजर किसी पार्टी का दिखाते हैं और आदमी पूछता है उससे कि सर मेरा बिल नंबर 25 का पेमेंट आपने किया था, उस बंदा को पता ही नहीं है, क्योंकि बिल वाइज एंट्री नहीं किया। अब यहाँ क्या होगा, टैली में आपसे बिल का रेफरेंस मांगेगा, वो सारी चीजें। क्रेडिट पीरियड, स्वास्तिक से मैंने माल खरीदा,
उसका क्रेडिट पीरियड हमारे और उसके बीच में, जैसे बिजनेस में मोस्टली 30 डेज, 60 डेज और कुछ है जो 90 डेज का भी होता है। तो 30 डेज में मानता हूं, 30 दिन का वो उधार मुझे दिया। उसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यस करोगे तो इन्वेंट्री में भी वैल्यू चला जाएगा। अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग की फाइनेंशियल बात कर रहे हैं। अब इसका एड्रेस, मान लीजिए मैं इसका एड्रेस बिहार दे देता हूँ। चलिए मैं कुछ लिख दीजिए। यहाँ मान लीजिए कि मैंने इसका दे दिया बेगूसराय, यहाँ दे दिया बिहार, और कंट्री इंडिया रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश का बिहार आ जाएगा, सॉरी बेगूसराय बिहार में है। इसका पिन कोड मान लीजिए जो भी है यहाँ पे दे दीजिए। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आप यस कर दीजिए तो बेहतर रहेगा, पार्टी का बैंक का डिटेल सारा आ जाएगा, ठीक है। बट अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चेक दे रहे हैं तो अकाउंट पे ही देंगे। अगर हम ई फंड ट्रांसफर करेंगे तो उसका अकाउंट नंबर, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का नाम, ये 3 चीज होता है। तो आप उसको आरटीजीएस कर देते हैं तो बैंक डिटेल भी आप यहाँ पे ले लीजिए। और अदर कुछ है तो अदर का मतलब अब कैश होता है तो कैश तो अब अलाउ ही नहीं है। 10,000 से ज्यादा इनकम टैक्स में करोगे तो ये डिसअलाउ खर्चा हो जाएगा। ये अकाउंटेंट होने के नाते ध्यान रखना, ये नहीं कि आंख बंद कर देखो। अकाउंटिंग जो है इसके साथ आपको टैक्सेशन की नॉलेज जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में करते चले जाएंगे। 10,000 रुपया से ज्यादा एक दिन में एक आदमी को एक वाउचर पे कभी भी पेमेंट नहीं करने का, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं नो करके चलता हूं क्योंकि मैं डमी एंट्री मार रहा हूं। पैन नंबर, बंदे का पैन नंबर जरूर दे देना क्योंकि पैन तो मैंडेटरी है, हमारे पास नहीं है। एक एग्जांपल है तो इसके बाद मैं इसको, ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो जीरो ही रहेगा, अभी पहला बिजनेस है तो इसको हम कर दिए सेव, ठीक है। तो एक मैंने क्रेडिटर्स का खोल दिया लेजर, अब आप सीख गए होंगे। अभी इस लेजर में कोई गलती हो गई, समझना मेरी बात, इस लेजर में कोई गलती हो गई तो मैं अब उसको ठीक कैसे करूंगा, या ये लेजर कौन कौन सा मेरे पास खुला हुआ है। बिल आया मेरे पास स्वास्तिक का, मैंने सोचा यार मैं नया अकाउंटेंट हूं, मान लो मुझे नहीं पता कि इसका लेजर ओपन है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लेजर के डिस्प्ले में जाके देखो क्या स्वास्तिक का खुला हुआ है कि नहीं, यहां दिख गया खुला हुआ है, तो हमें खोलने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि जो लेजर मैंने अभी खोला उसमें कुछ गलती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर मतलब वो कपड़े वाले में सुनते होगे ना कि अल्टर करवाना है, तो अल्टर मतलब सही करना है। हम यहाँ गए और किस अकाउंट को, लेजर को सही करना है, स्वास्तिक को करना है। यहाँ हम गए और मैंने क्या किया, स्वास्तिक के एंड में गया और यहाँ पे दोस्त होना चाहिए था स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड, मैंने नहीं डाला था। सबको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड डाल दो और फिर देखो सेव करने के लिए जरूरी नहीं है ये इंटर 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 दाबना, यहां सीधा कंट्रोल ए कर दो। यहां पे कंट्रोल ए कर दोगे तो ये हो जाएगा। मेरा अभी रिकॉर्डिंग पे है तो वो रिकॉर्डिंग वाला ले लेता है कंट्रोल ए, ठीक है। आप यहाँ कंट्रोल ए कर देना और वो आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंटर इंटर करके जा रहा हूं, जैसे एक्सेल में कंट्रोल एस करते हो उसी तरह यहाँ कंट्रोल ए कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा सेव आपका, ये सेव। अब एक लेजर को तो मैंने आपको सिखा दिया क्रेडिटर्स का, दूसरा लेजर हम देखते हैं डेटर्स का, खोलते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं क्रिएट डेटर्स। डेटर्स मतलब जिसको मैं माल बेचूंगा, जिसको मैं माल बेचूंगा उसके लिए अब हम क्या करें, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, मान लेते हैं कोई एक पार्टी श्याम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी को मैं माल बेचूंगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स के जगह पे अब ये अंडर ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, ये
क्योंकि माल मैं अब इसको बेचूंगा, जिसको मैं बेचता हूं वो सन्ड्री डेटर्स में आता है, और सन्ड्री डेटर्स हमारा है करेंट एसेट। दो चीज समझ लो, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, एसेट क्या? लाइबिलिटीज ये होता है दायित्व, जिसको कहते हैं जिम्मेदारी, जिसका आपने कुछ परचेज किया तो उसको आपको पेमेंट देना है, या चाहे कैश या उसके बदले कुछ भी दो आप, तो वो होता है लाइबिलिटी, दायित्व है आपके पास। एसेट मतलब संपत्ति। एसेट भी दो तरह का है, एक करेंट एसेट और एक फिक्स्ड एसेट। अब हम जानते हैं कि करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट क्या है। करेंट एसेट समझ लो, फिक्स्ड एसेट आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। करेंट एसेट होता है जिस एसेट की लाइफ 1 साल तक होता है, जिसे आसानी से कैश में किया जा सके, यानी कि जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड वाला नहीं, शॉर्ट टर्म पीरियड वाला जो भी चीज होता है उसको हम करेंट एसेट करते हैं। जैसे कैश हो गया, आपका अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सारे करेंट एसेट्स हुए। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि फिक्स्ड एसेट क्या है, तो जो करेंट एसेट नहीं है वो फिक्स्ड एसेट है, यानी जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, जिसमें फिजिकल टचिंग हो, जिसपे डेप्रिसिएशन लगाया जाए। याद रखना, करेंट एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो या कंपनी एक्ट हो, दो में से किसी से उस पे नहीं लगता है डिप्रिसिएशन। प्रत्येक साल फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, कुर्सी हो गया यानी फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जो भी इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें आपको फिक्स्ड एसेट में आएंगे। तो मैंने यहाँ श्याम एंड कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर्स के जगह पे अब सन्ड्री डेटर्स करेंगे, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स का हम एक अकाउंट खोल चुके हैं। मेंटेन बिल वाइज बिल, और इसको भी 30 डेज पीरियड दे दीजिए। ये सारी चीज मैं आपको बताया ही हूँ। यहाँ पे इसका एड्रेस दे दीजिए, मैं मान लीजिए नोएडा दे दिया, और नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, और यहाँ पे 201301 बैंक डिटेल आपको मैं बता चुका हूँ, और पैन नंबर भी बता चुका हूँ, यहाँ पे दे दीजिए, और इसके बाद इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको दो चीज अभी सिखा दिया, डेटर्स का अकाउंट खोलना, क्रेडिटर्स का अकाउंट खोलना। अब तीसरा चीज, डेटर्स भी हो गया जिसे आप माल बेचोगे, और क्रेडिटर्स हो गया जिससे आप माल खरीदोगे। अब होता है पेमेंट भी आपको करना है, तो पेमेंट के लिए आपको बैंक की जरूरत हो, तो मैं खोलता हूं बैंक अकाउंट, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां देखो, ये ना मेरा सन्ड्री डेटर्स है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स है ये हमारा बैंक अकाउंट। ये लेजर आपके पास रहेगा, और इस ग्रुप में आप बैंक में चले जाएंगे। अब आप अपना अकाउंट नंबर यहां डाल दीजिए, जो भी है, आईएफएससी कोड SBIN 000, जो भी है 11 डिजिट का होता है ये SBI आईएफएससी कोड। किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है, ये ध्यान रखना। अगर आप कम ज्यादा कर देते हो तो आपका फंड ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमने कितना दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक डिजिट और देता हूं, हालांकि ये डमी है, ये कोई आईएफएससी कोड नहीं है। बैंक नेम आ गया, ब्रांच आपको मान लीजिए कहीं का भी दे दीजिए, नोएडा में दे देता हूं। चेक बुक सेट करना है तो यस कर दीजिए, और चेक नंबर कहां से कहां तक है वो आपको यहाँ पे देखा, रिकॉर्ड रहेगा आपके चेक का कि चेक बुक नंबर इतना, चेक नंबर इतना से इतना आपने, आपके पास था, और आपने इतना इशू किया, और उसके बाद कभी चेक बुक की जरूरत पड़ती है तो आप इससे सर्च कर सकते हो, तो इसलिए ये जरूरत है। मैं यहाँ डमी है इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना, आप लेकिन करना। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो ये क्या है, सीख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर नहीं पाऊंगा, आपको बता रहा हूं। यहाँ पे अगर आप यस कर देते हो तो आप देखते हो ना, जो आपके पास कई बार चेक आता होगा उस पर कंप्यूटर से लिखा हुआ रहता है, वो यहीं सेटिंग किया जाता है। इसको यस करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन पे ले जाएगा, ये
कॉन्फ़िगरेशन आपके स्क्रीन पे आ गया। अब आपके पास स्केल रखना है। स्केल से एक चेकबुक का, अभी मेरे पास चेकबुक है नहीं, आपको दिखा देता, आप इसका मैं एक अलग वीडियो कभी दिखा दूंगा। उसको चेक की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, कितने स्टार्टिंग किस लोकेशन से करना है, कितने से खत्म करना है, चेक का डेट किस फॉर्मेट लेना है, ये सारा चीज आप इसमें फिल करोगे। उसके बाद प्रिंटर में पेमेंट की जब वाउचर एंट्री करोगे, वहां पूछेगा कि चेक प्रिंटिंग चाहिए, आप यस करोगे और चेक लगा दोगे प्रिंटर में, और आपको चेक प्रिंट होके आ जाएगा। मैं इसको नो कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे चेक प्रिंट कर नहीं रहा हूँ। SBI दे दिया, एड्रेस मैंने सेक्टर 63 नोएडा दे दिया, उत्तर प्रदेश है, पिन कोड 201 301 दे दिया, ठीक है। अब आप इसको सेव कर दो। अब देखो ये कैमरे के पीछे चला जाता है, आप लोग देखे नहीं होंगे अभी तक। कैमरा मैं हटाता हूँ यहाँ से, एक्सेप्ट पूछता है, तो एक्सेप्ट हमने कर लेना है, यस कर देना है, और ये बैंक आपका खुल गया। तो लेजर अकाउंट मैंने 3 आपको खोलना सिखाया, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का और बैंक अकाउंट। अब ये 3 अकाउंट खुलने के बाद अब आपको खर्चे का भी तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। खर्चे का अकाउंट तो आपको खोलना पड़ेगा। तो ये खर्चे का अकाउंट हम कैसे खोलेंगे, ये भी हम आज समझ लेते हैं। अब खर्चे में बिल्डिंग, आप कंपनी आप खोले हैं, तो आपको एक तो अगर अपनी बिल्डिंग है तब तो कोई बात नहीं है, अगर अपनी बिल्डिंग नहीं है तो रेंट देना पड़ता है ना। मैंने यहां खोला रेंट। अब रेंट क्या है, ये आपकी लायबिलिटीज है, करेंट लायबिलिटी, लेकिन ये आपका एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट, अरे एक्सपेंस समझ लो भैया। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, देखो दो चीज ऊपर खुला हुआ है, एक्सपेंस डायरेक्ट, इस कर्सर पे अगर आप देख रहे हो, और एक्सपेंस इनडायरेक्ट। जिस चीज का अगर आप कोई काम करते हो फैक्ट्री का, तो जिस चीज का काम करते हो उससे जितना भी रिलेटेड चीजें हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सपोज मेरे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल को, इस मोबाइल की फैक्ट्री में बनाने का खोला, इस मोबाइल का ये जितना चीज है, चाहे इसका ये कवर देख लो, इस मोबाइल के भीतर चिप होगा, उसके भीतर बहुत ट्रांजिस्टर होंगे, उसके भीतर जितने भी चीजें हैं, उसके बिना मोबाइल नहीं बन सकता है। तो इसके बिना मोबाइल नहीं बनेगा, इसलिए ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। और जो चीज का डायरेक्ट इस मोबाइल के बनने में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है जिसका, वो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो रेंट का इस मोबाइल की अगर मेरी फैक्ट्री है, तो इस मोबाइल पे डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, इसलिए ये आएगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। और इससे इन्वेंट्री का कुछ नहीं होगा। और ये आप यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नोट एप्लीकेबल करके बैंक डिटेल वगैरह देना है दो, ये ऐसे जर्नल है तो रेंट में तो कोई देने की जरूरत नहीं है। और इसे हम करते हैं सेव कर दो, इसको एक्सेप्ट, यस। अब सैलरी, अब काम करवाओगे, फैक्ट्री खोले हो तो सैलरी तो दोगे लोगों को, सैलरी अकाउंट में खोलना, ठीक है। ये हमारा खर्चा है, याद रखना, ये हमारा खर्चा है सैलरी। सवाल आता है कि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है या डायरेक्ट एक्सपेंस में है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को बहुत ज्यादा, कि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा या डायरेक्ट एक्सपेंस में। ये तो आपका क्लियर है कि ये एक्सपेंस है, बट जाएगा किस में। मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले रहा हूं, क्यों? यहाँ पे ये सवाल होता है कि मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं। याद रखिए, सैलरी और वेजेज, मोबाइल के फैक्ट्री है, मोबाइल का काम है, तो जो वेजेज, उसमें जो वर्कर जुड़े हैं, जो डायरेक्ट मोबाइल के बनाने से जुड़े, क्योंकि वर्कर के बिना नहीं बनेगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। जो ओवरहेड, जैसे अकाउंटेंट की सैलरी,
याद रखिएगा, एचआर की सैलरी, मार्केटिंग पर्सन की सैलरी, ये सब आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये करके आप कंट्रोल ए कर देना, आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब वेजेज खोल लेते हैं, वेजेज ठीक उसी तरह मैंने कर दिया। अब खर्चा का तो आपने खोल दिया, लेकिन इंडिया में डबल एंट्री सिस्टम है। अकाउंटिंग सिस्टम जो है डबल एंट्री सिस्टम है, तो इसको आप समझ लो जो कैसे करोगे। अब सैलरी का जो आपने दिया, उसके लिए अब आपको यहाँ पे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा सैलरी पेबल का। याद रखना, ये सारी एंट्री मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कैसे करना। अभी मैं लेजर खोल रहा हूं, सैलरी पेबल। अब ये आपका लाइबिलिटीज है, और ये आएगा आपको करेंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि दायित्व है आपका देना। ठीक है, कंट्रोल ए कर देना, हो जाएगा। मैं कंट्रोल ए पे मेरा रिकॉर्डिंग लगा हुआ है तो वो आ जाता है, इसलिए मैं कंट्रोल ए नहीं कर रहा हूं, आपको दिखाया था। ठीक उसी तरह वेजेज पेबल, ठीक है, इसमें एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप सीधे खटखटाते चले जाओ, इंटर दबाते चले जाओ। ठीक है, इतने अकाउंट मैंने ओपन कर लिया। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। ठीक है ना, आगे की एंट्री मैं आपको सिखा देता हूं एक दो, ताकि आप इतना में एंट्री तो सीख ही जाओ कम से कम। ठीक है, एंट्री इतना सीख के उसके बाद इस सेशन को खत्म करेंगे। बकायदा शायद बहुत बड़ा ले चुके हैं हम सेशन, तो एक बार अब हम आपको एंट्री पे लेके चलते हैं। अब एक बार देख लो, जितने लेजर हमने खोला वो लेजर हैं कहाँ, आइए देख लेते हैं। अकाउंट इन्फो में जाना, लेजर में जाना और डिस्प्ले में जाना। देखो, आपने जितनी लेजर खोला सारे के सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, कोई माल हम परचेज करते हैं। अभी और लेजर में खोलूंगा, ये देखना, हम अकाउंटिंग वाउचर वी दबा देना। ठीक है, वी, और कुछ नहीं। और ये देखो, परचेज करो, ये इनवॉइस में आ रहा है, हमें अकाउंटिंग करना है, तो अकाउंटिंग करने के लिए कंट्रोल वी कर दोगे तो ये आपका ले लेगा, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएगा। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2020 को मैंने पहला एंट्री परचेज का किया था। परचेज में सबसे पहले जब बिल आपके पास आता है तो बिल की एंट्री बिल नंबर से शुरू करोगे। मान लो बिल नंबर 1 था, डेट 1 अप्रैल आ जाएगा। क्रेडिट, क्रेडिट किससे करोगे, जिससे आपने माल खरीदा। तो मैंने माल किससे खरीदा, ये आपको देखना पड़ेगा कि हमने स्वास्तिक से खरीदा या श्याम एंड कंपनी से खरीदा। ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, कई बार डेटर्स से भी कुछ माल लौट के आ जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए कोई भी अकाउंट एक ले लेता हूं। ठीक है, टोटल वैल्यू, मान लो कि अगर आपके पास कागज पेन हो, मैं एक एक्सेल खोल लेता हूं, उस पर मैं आपको सही से एग्जांपल भी दूं, तो थोड़ा सही से दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक इनवॉइस में बनाता हूं, मान लो मटेरियल का वैल्यू 5,000 रुपये था। अब देखो, ये बिहार की पार्टी है स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड, तो निश्चित इस पे आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी
एट द रेट ऑफ, मान लो कि आप यहाँ 18% ले लो, फॉर्मूला लगा दिया मैंने इतना इंटू 18%, सॉरी मैंने 10 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ आप कर दो 18%, यानी टोटल। अब इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, इंटायर रो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं, बिहार से माल आया तो उस पर फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्ज लगा, फ्रेट चार्जेस 200 रुपये कर देता हूं। तो अब जो जीएसटी लगता है, यहाँ थोड़ा सा जीएसटी का नॉलेज दे रहा हूं, जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 5,200 रुपये पे, ठीक है ना। ये मैं बिल बना दिया आपका, तो ये अब इतना इंटू 18% आप अगर कर दोगे इसको, तो 936 रुपया, यानी कि बिल का टोटल वैल्यू 11,336 रुपया हो गया, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं इस एंट्री को, 11,336 यहाँ टोटल वैल्यू जो है माल का वो कर देना आप 11,336 रुपया, जो टोटल वैल्यू है, जो एकदम लास्ट में बिल के लास्ट में सबसे है, ठीक है। अब न्यू रेफरेंस, ये जो मैं बिल वाइज वहां कहा था ना देने के लिए, वो आपको यहाँ देना है। और 1 अप्रैल को देखो 30 दिन का मैंने क्रेडिट पीरियड दिया, यानी ये अमाउंट आपको पे करना है 1 मई 2020 को। न्यू रेफरेंस बिल नंबर 1 ले लिया, ये हो गया, ये हो गया पक्का। अब डेबिट क्या करोगे, अब डेबिट क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो आ क्या रहा है, माल आ रहा है, तो माल में मैं क्या ले लूं, माल में मान लो कि माउस ले लेता हूं, MOU। अब MOU करने के लिए क्या करोगे, लेजर खोलना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, क्या लेजर खोलने के लिए हम फिर अकाउंट में, एक रियल स्टोरी बता रहा हूं, एक बार जब मैं दिल्ली आया था तो एक सीए के पास ट्रेनिंग के लिए गया, तो उस बंदा ने मुझे, वहाँ का जो हेड ऑडिटर था, अकाउंट जो देखता था, 2 लड़कों को मुझे रखा था, एक और लड़का था, और मुझे टैली उस समय नहीं आती थी, इंस्टीट्यूट से सीख के गया था। मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली एंट्री कर करके, कंसेप्ट क्लियर करके, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ। मुझे पता है कि जो इंस्टीट्यूट वाले सिखाते हैं ना, टैली सीखे मात्र 2,000 रुपए में, ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं, ये आपको कुछ भी नहीं सिखाते हैं। ध्यान रखना, ये आपको कुछ नहीं सिखाते हैं, और वो सीख के चाहोगे कि मैं नौकरी कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्त, इतना ध्यान रखना। तो मैं गया कि भैया टैली मुझे आती है, तो वहां पे इसी तरह एंट्री करना था, और मुझे वो लेजर खुला हुआ नहीं था, और इसी तरह वाउचर पे जब एंट्री करनी थी तो मैं यहाँ से एस्केप करके अकाउंट इन्फो में गया, वहां से मैंने गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में जा करके मैंने फिर से लेजर क्रिएट किया। उसने कहा भैया निकल ले यहाँ से, तो 7,000 की मेरी जॉब थी वो, उस टाइम पे मुझे 7,000 रुपया वहां पे सैलरी फाइनल हुआ था, और मुझे वो एंट्री नहीं आया करने, और मेरी नौकरी, और मेरा इंटरव्यू था, फर्स्ट डे ही था, ट्रायल पे रखा था, और वहां पे मुझे एक तरह से धक्के मार के निकाल दिया गया, बड़ी बेइज्जती हुई थी फील। फिर मैं टैली खुद सीखा, आज के डेट में मैं टैली पे काम नहीं करता हूं। जब आप बड़ी कंपनियों में जाओगे तो बड़ी कंपनियों में अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, टैली हर जगह नहीं मिलेगा। टैली 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ की कंपनी में मिल जाएगा, लेकिन बड़ी कंपनियों में अपना इंडस्ट्री के हिसाब से सॉफ्टवेयर होता है, उसी पे, जिसको ईआरपी बोलते हैं, टैली भी ईआरपी है, लेकिन कस्टमाइज करके अपना होता है। तो अब यहाँ पे परचेज मैंने मोबाइल किया, तो मोबाइल का क्या यहाँ पे हेड नहीं है खुला हुआ, तो मैं क्या करूं, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, ऑल्ट और सी,
ऑल्ट और सी करना, आपके सामने ये विंडो खुल के आएगा और मैं यहां लिख दिया मोबाइल। ठीक है, अब ये आपका मटेरियल है, तो ये आपका चला जाएगा परचेज अकाउंट में। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यस रखना। टाइप ऑफ लेजर मैं अभी नोट अप्लीकेबल दे रहा हूं, बैंक डिटेल वगैरह नहीं देना है क्योंकि ये आइटम है, आइटम का बैंक डिटेल नहीं होता है, इसको एक्सेप्ट कर देना। नंबर ऑफ आइटम कितना है, एक। सॉरी, नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ स्टॉक पे नेम ऑफ आइटम नहीं है आपके पास, तो यहाँ फिर से करो ऑल्ट सी और फिर यहाँ पे बनाओ नेम। नेम था मोबाइल, अब मोबाइल में ही आप मोबाइल 1 कर दो, कोई पार्ट का नाम मैंने ले दिया, और अंदर प्राइमरी कर देना, नोट अप्लीकेबल कर देना। रेट ऑफ ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, स्टेशनरी चलो दे दो, 18% अपने जीएसटी लगाया था। चलो अब ये देखो आपका हो गया। अब मोबाइल का आ गया और कितने का आया वो यहाँ पे दे दो, जितने अमाउंट का था 11,336। लेकिन दोस्त अकाउंटिंग में इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, इन्वेंट्री आपका सही होता जा रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री भी सही होता जा रहा है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम इसको एस्केप कर रहे हैं और यहाँ हम चलते हैं मोबाइल पे, और मोबाइल का कितना कीमत है ये हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल में आप जा करके यहाँ इंटर कर दो और मोबाइल 1 भी आ गया अब आपके पास। तो मोबाइल पे जब आप इंटर करते हो तो इसको एक बार मैं फिर से करता हूं, कंट्रोल इंटर, और ये खुल के आ गया और यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री दिया नो कर। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। ये सेव मेरा इसलिए नहीं ले रहा है कि आपको रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो सेव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर इंटर चलाना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, मुझे खत्म करना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मोबाइल का कीमत क्या था, मैं आज परचेज की एंट्री बता के आपको खत्म करूंगा। मोबाइल का कीमत था 5,000 रुपया, यहाँ दे दो 5,000। ठीक है, अभी भी 11,000 का है। अब फिर डेबिट करो, फ्रेट यहाँ पे नहीं है, फ्रेट FREIGHT, फ्रेट इनवार्ड यहाँ लिख देना। जब माल को आ रहा है तो उस पे जो फ्रेट जाता है वो इनवार्ड में जाता है, और ये आपका माल पे है तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेके चले जाना, इनडायरेक्ट में मत ले जाना। ठीक है, फ्रेट इनवार्ड को देखिए यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्ट में फ्रेट को ले जाते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट में भी ले जाते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा फ्रेट को आप डायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाओ। लेकिन कई बार क्या होगा, कुछ और भी चीजें आप करते हो, तो यहाँ कंसेप्ट एक क्लियर कर लो। कुछ और भी चीजें जब आप मंगवाते हो तो लेजर तो आपका एक ही रहेगा, आप रॉ मटेरियल का फ्रेट अलग इनवार्ड का हेड नहीं खोलोगे और अदर का अलग नहीं खोलोगे। तो इस केस में आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले जा सकते हो। तो यहाँ मैं लेके गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इन्वेंट्री नो रहेगा, और यहाँ पे तुम सेव करते चले जाना। और यहाँ पे फ्रेट इनवार्ड कितना है आपका, यहाँ पे 200 रुपया, तो यहाँ कर दो 200 रुपया। अब जीएसटी का 3 रूप है, IGST, CGST और SGST। तो मैं यहाँ पे जो जीएसटी का रूप लेके चल रहा हूँ, IGST और CGST और SGST में बिहार से माल आया है, तो मैं यहाँ पे लूंगा IGST का ITC, और यहाँ पे नहीं है लेजर तो फिर Alt C करो और यहाँ लिखो IGST ITC 18%, क्योंकि हर का रेट अलग अलग होगा, और ये हो जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्स में। और करेंट लायबिलिटीज है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स आप यहाँ पे अदर में ही चलो और इसको कर दो परसेंट 18%। अगर आप दे दोगे ना तो हमेशा ही 18% लेगा, इसलिए इसको 0 ही रहने दो और यहाँ पे आप इसको सेव कर दो। तो आपके पास जो
एक मिनट, एक यहाँ चीज गलत हुआ है आपका। जो बिल का टोटल होगा ये आपको इतना ही तो होगा, यहां से यहां तक, बस यही होगा, 6136 ही तो होगा। तो यहाँ आपको कर देना है दोस्त 6136, ठीक है। और यहाँ पे तो 5000 रहेगा, यहाँ 200 रहेगा, और IGST 18% आपको 936 हो गया। यानी कि अब देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया दोनों तरफ। अब इंटर मारो 936 पे, और यहाँ जब आप 936 पे इंटर दे दोगे तब यहाँ नरेशन पूछता है, तो यहाँ लिखना है बीइंग मोबाइल। देखिए मोबाइल बनाने की कंपनी है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मोबाइल परचेज एट द रेट ऑफ, जो भी रेट है इतना, अगेंस्ट बिल नंबर इतना, जितना चीज आप नरेशन में दे सकते हो, और इसको कर देना सेव। अब ये परचेज का तो एक एंट्री आपका हो गया। अब जब परचेज का एंट्री हो गया तो परचेजर से अब आप इसको पेमेंट भी करो। आज परचेज का कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी मैं ये परचेज वाला चैप्टर खत्म कर देता हूँ। परचेजर को पेमेंट करोगे, लेकिन क्या हुआ परचेजर में क्या किया, यहाँ पे जो माल आपने खरीद के लाया था उसमें से कुछ माल खराब निकल गया था। मान लो 200 रुपए का माल खराब निकल गया, तो आप उसको रिटर्न करते हो। तो जब रिटर्न करते हो तो उसको कहते हैं डेबिट नोट, उसको हम कहते हैं डेबिट नोट। तो अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आप वाउचर एंट्री करोगे डेबिट नोट का, ना कि अब करोगे परचेज का। तो अब 200 रुपए के लिए आप दोगे उसको डेबिट नोट, और डेबिट नोट में आपको करना पड़ेगा परचेज, जितना माल आपका आया उसको रिटर्न करना पड़ेगा, और फिर जो एंट्री बनेगी, जो अमाउंट बचेगा उसका आप पेमेंट करोगे। क्लियर है पॉइंट मेरे हिसाब से। तो अब हम पेमेंट पे अगर आए तो F5 करके एक बार हम लेजर में देखेंगे कि इस पार्टी का कितना अमाउंट हमारे पास ड्यू है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कहां से देखने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अकाउंटिंग वाउचर तो ये आपका हो गया। अब याद करो कि मैंने बताया था कहां से देखेंगे कि कितना मुझे पेमेंट देना है। इसके लिए अब आपको करना पड़ेगा क्या चीज, ये देखो इसका दो तरीका मैं आपको बताता हूं। एक तो आपके पास ट्रायल में जाके देख लो, ठीक है, डे बुक में जाके देख लो, या आप आउटस्टैंडिंग में जाकर के देख लो, ठीक है। तो आपके पास लेजर से जाके देख लो। अब लेजर देखने के लिए क्या करो, फॉर्मूला लगाना डी, ठीक है, यहाँ पे डी लगाए कि डिस्प्ले मेन्यू आ जाएगा। यहाँ ट्रायल बैलेंस से तुम जाके देख सकते हो, तो करेंट लायबिलिटी 6136 रुपया अभी आपके पास है। परचेज हुआ है कितना का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, करेंट लायबिलिटीज कितना है, सब चीज आपको आ गया। ट्रायल से भी आप देख सकते हो। डे बुक में देख लोगे जी 1 अप्रैल को क्या हमने किया है, वो यहाँ आपको आ गया। अकाउंट बुक में जाकर के आप यहाँ से सारा परचेज का रजिस्टर अगर हम देखते हैं, अभी परचेज की एंट्री हम किए तो ये परचेज का आ गया। अप्रैल में 6136 का माल मैंने परचेज किया। किससे किया, इसी पे इंटर डालेंगे तो आपको स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड से आ जाएगा। इसी पे फिर इंटर डालोगे तो एंट्री खुल के जो आपने किया था वो आ जाएगा। क्लियर, सारा चीज आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। अब लेजर समरी में कैश एंड बैंक में देख लो, तो अभी हमने कोई पेमेंट नहीं किया इसलिए नहीं आया। लेजर आपने देख लिया, ग्रुप समरी, ये सारी चीजें तो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब मैं एक बार लेजर में चलता हूं। अब लेजर में इस तरह से मैं लाया और आपको श्याम स्वास्तिक पे ले जा करके यहाँ खोला, और हमने देख लिया यहाँ क्रेडिट में आ रहा है बैलेंस
यानी ये मुझे पे करना है अमाउंट 6136। ठीक है, तो इससे बाहर निकल जाओ। ये ऐसे बताया। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूं। यहां पे आना, डी ए और एल, लेजर आ गया, और यहां पे चले जाओगे स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड देख लोगे। मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, यहां से देख लोगे कि मुझे पे करना है 6136 रुपया। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। अब दूसरा तरीका आउटस्टैंडिंग से देखने के लिए मैंने बताया था। इसके लिए आपको डी डिस्प्ले में जाके एस करोगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और ओ करोगे आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अब पेबल मुझे पे करना है, तो यहां पे क्लिक करिए, तो देखिए आपको 1 मई 2020 को 6136 रुपया पे करना है। तो इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि उतना दिन ना जाके मैं आज पे करता हूं। मैं एंट्री करने की कोशिश करता हूं कि आज ही मैं पे कर देता हूं इसको, उतना दिन क्यों हम जाएं। तो उसके लिए आपको हम अभी कर देंगे यहाँ पे F5, और F5 का मतलब ये हो गया, और हम कर देते हैं पेमेंट। और हमने क्या, स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड को अगेंस्ट बिल नंबर ये लिए 6136, और हम SBI से एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा, और यहाँ SBI से हम कर देंगे पेमेंट। और यहाँ पे आप किस तरह से दे रहे हैं, अगर ट्रांसफर दे रहे हैं तो इस तरह से अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक अकाउंट, इंस्ट्रूमेंट डेट डाल दीजिए, और यहाँ पे आप नरेशन में दे दीजिए बिंग, अगर चेक से दिए तो बिंग चेक नंबर इतना इतना, डेटेड इतना, मैंने ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे वाउचर सेव। तो इतनी एंट्री आज मैं आपको समझा दिया हूं कि अब इसके बाद अगर आप बिल जाके उस पार्टी का देखते हो तो DAL, और यहाँ हम चले जाएंगे इसमें स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड में, और हम देखिए दोनों बराबर हो गया, यानी कि जितना माल मैंने खरीदा था जितने का, वो पैसा मैंने कर दिया। अगर मैं यहीं पे कैश की एंट्री करता तो SBI के जगह पे आप यहाँ पे कैश कर दो, तो ये यहाँ पे सीधा कैश का आ जाएगा, और ये आ गया कैश का। आप यहाँ 6136 कर दिए, और यहाँ पे हमने कर देंगे। लेकिन कैश हमारे पास निगेटिव आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक से कैश पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। तो बैंक से कैश विड्रॉ के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, और एंट्री इसी तरह से होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। एंट्री तो आपका सेव ले लेगा, लेकिन निगेटिव कैश दिखेगा। ये आपको वहां पे इंडिकेशन दिया कि भैया तुम्हारे पास कैश नहीं है, कैश अपना लाओ, बढ़ाओ। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने बैंक से कर दिया। 10,000 से कम है, इसलिए आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए, आज मैं परचेज का टॉपिक खत्म किया हूं, फिर मैं सेल और जर्नल, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, P&L सारा आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।